हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे संघर्षकालीन भारत। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दिल्ली सल्तनत का, जो 1206 से लेकर के 1526 तक रहती है। टॉपिक शुरू करने से पहले सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इस संघर्षकालीन भारत की जो शुरुआत है वो 1206 में होती है और लगभग 1757 तक रहती है। इस संघर्षकालीन भारत के अपन ये देखेंगे कि किस तरह विदेशी शक्तियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए थे। और भारत पर जो आक्रमण था वो सबसे पहला आक्रमण जो था वो अरबों के द्वारा किया गया था 636 ईस्वी के अंदर। तो उस समय ये जो आक्रमण था समुद्र के रास्ते किया गया था ठाणे नामक स्थान पर। ये जो ठाणे है वर्तमान में मुंबई के आसपास का क्षेत्र है, मुंबई का क्षेत्र है ठाणे। और इस आक्रमण के समय ठाणे का जो राजा था वो था अमर खलीफा। अमर खलीफा के समय ये आक्रमण किया गया था। और इस आक्रमण की जो जानकारी है हमें, वो एक पुस्तक है फुतू उल बुल्दान। फुतू अल बुल्दान से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो आक्रमण किया गया था अरबों के द्वारा, पहला आक्रमण जो था, इस आक्रमण के अंदर अरब असफल हो गए थे। वो भारतीय शक्ति को जीतने में, भारत को जीतने में असफल रहे थे। इसके अलावा जो इनका अगला आक्रमण था जिसके अंदर इन्होंने दो बंदरगाहों पर आक्रमण किया था। पहला आ जाएगा बड़वास यानी कि भड़ोच का बंदरगाह, और दूसरा आ जाएगा इसमें डेबाल बंदरगाह, सिंध का। ये डेबाल बंदरगाह सिंध क्षेत्र का है ये। इन दोनों पर आक्रमण किया गया, लेकिन दोनों ही आक्रमण क्या हो गए, असफल हो गए। इसके अलावा इनका जो अगला आक्रमण रहा था वो रहा था 712 ईस्वी के अंदर। ये जो आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा से आक्रमण किया था। और ये जो आक्रमण था सिंध पर किया गया था। उस समय सिंध का राजा था दाहिर सैन। राजा दाहिर सैन के द्वारा इसने संघर्ष किया और इन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि इस महाभयंकर युद्ध के अंदर ना तो कभी ऐसा देखा गया था और ना ही कभी ऐसा सुना गया था। और इसके अलावा भी मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सैन के मध्य जो संघर्ष हो रहा था, इन दोनों के मध्य भयंकर मुकाबला चल रहा था। और अचानक से एक तीर आकर के राजा दाहिर सैन के सीने में लगता है, जिससे राजा दाहिर सैन की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। इसके अलावा भी महमूद गजनवी के द्वारा भी भारत पर आक्रमण किया गया। कश्मीर क्षेत्र के राजा जयपाल और आनंदपाल से संघर्ष करना पड़ा। इसके अलावा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भी संघर्ष हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो संघर्ष हुए थे, 1191 के अंदर और दूसरा 1192 में। पहला जो संघर्ष था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और दूसरे संघर्ष में मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। और मोहम्मद गोरी ने जीतने के पश्चात दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया था। और भारत में पहली बार 1206 के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। देखो, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो 1206 आता है, लेकिन 1192 के अंदर ही मुस्लिम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया था। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की। देखो, दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो आता है 1206 से लेकर के 1526 तक। ये दिल्ली सल्तनत का समय है। और दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया था, जिसमें पहला वंश आता है गुलाम वंश। पहला गुलाम वंश आ जाएगा। इसका जो शासनकाल है 1206 से लेकर के 1290 तक रहता है। गुलाम वंश का शासनकाल कितना है, 1206 से लेकर के 90 तक। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है 1320 के अंदर, सॉरी 1290 के अंदर। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहता है। और इसके बाद आता है अगला तुगलक वंश।
अगला वंश आ जाएगा यहाँ पे तुगलक वंश। 1320 से इसका शासनकाल प्रारंभ होता है और 1414 तक रहता है। 3 हो गए। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे चौथा सैयद वंश। सैयद वंश की जो शुरुआत है वो 1414 में होती है और 1451 तक रहती है। और लास्ट में आता है लोधी वंश। लोधी वंश का जो शासनकाल है 1451 से लेकर के 1526 तक रहता है। ये था दिल्ली सल्तनत का काल। दिल्ली सल्तनत पर इन पांचों शासकों में से, पांचों वंशों में से सर्वाधिक समय तक जो शासन जिसने किया था वो था तुगलक वंश। 1320 में इसका शासनकाल प्रारंभ हुआ था और 1414 तक चला था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आगे दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की, जिसके अंदर आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश की अगर हम बात करें, इसकी जो स्थापना थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था 1192 के अंदर। विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया और दिल्ली सल्तनत के राजा मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश को इल्बरी वंश या फिर यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा बनने के पश्चात अपने साम्राज्य की जो राजधानी थी वो लाहौर को बनाया था। और इसके अलावा इसने बख्तियार काकी की याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली के अंदर है। इसके निर्माण की शुरुआत की थी, सिर्फ पहली मंजिल बनवाई थी इसने। कुतुब मीनार की सिर्फ पहली मंजिल का ही निर्माण करवाया था। और 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और कुतुब मीनार का निर्माण भी अधूरा रह जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला राजा बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश राजा बनता है 1210 के अंदर और इसका अंत होता है 1236 के अंदर। 1210 में ये राजा बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद होता है और उसका उत्तराधिकारी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था उससे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगर निर्माण पूरा करने की बात आ जाए कि इसका जो निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो करवाया था इल्तुतमिश ने। इसके अलावा अगर इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो ये जो इल्तुतमिश था इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके शासनकाल में जो मुस्लिम संगठन था वो वास्तविक रूप से एकत्रित हुआ था, संस्थापक माना जाता है। और इसके द्वारा 1223 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया था और बिल्ला दुर्ग को जीत लिया था। मालवा पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त की और बिल्ला दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। और 1226 के अंदर इल्तुतमिश द्वारा रणथंबोर पर भी आक्रमण किया गया, उसे जीत लिया और रणथंबोर दुर्ग पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश के द्वारा बिल्ला दुर्ग कब जीता गया था, तो 1223 के अंदर। मालवा पर आक्रमण कब किया था, 1223 में। रणथंबोर दुर्ग पर विजय कब प्राप्त की थी इल्तुतमिश ने, तो इसका आंसर रहेगा 1226। ओके स्टूडेंट, अब आता है कि 1230 के अंदर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अगला जो राजा बनता है वो होता है इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के पश्चात अगला शासक कौन आता है दिल्ली सल्तनत का, रजिया सुल्तान। देखो इल्तुतमिश का पुत्र भी होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये इल्तुतमिश का पुत्र होता है। जब इल्तुतमिश शासक होता है तो ये अपने पुत्र को किसी युद्ध में भेजता है जहां उस युद्ध के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, तो पुत्र की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वो 1236 के अंदर प्रारंभ होता है और 1240 तक रहता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1236 से लेकर के 40 तक। देखो, रजिया सुल्तान जो थी वो एक स्त्री थी, जिसके कारण जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो अमीर वर्ग था, या अगर ऐसे कहें कि जो कट्टरपंथी जो अमीर थे, रजिया सुल्तान का विरोध किया था इन्होंने। और रजिया सुल्तान के द्वारा पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया गया, और इसने पुरुषों के द्वारा ही, पुरुषों के समान ही इसने कुब्बा पहनना शुरू किया था। कुब्बा होता है कोट पहनना, जैसे पुरुष पहनते थे, और साथ में कुला, कुला का मतलब होता है टोपी। रजिया सुल्तान के द्वारा 1236 में ये दिल्ली सल्तनत की शासक बनी थी, पहली महिला सुल्तान थी। इसने पुरुषों के समान कुब्बा यानी कि कोट पहनना शुरू किया, और कुला यानी कि टोपी पहनना प्रारंभ किया। और इसके अलावा जमालुद्दीन याकूत को इसने जमालुद्दीन याकूत को, जो कि अबिसीनिया का रहने वाला था, अबिसीनिया का रहने वाला था, इसने जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर पद पर नियुक्त किया। अमीर आखूर एक पद था, और ये पद था अश्वशाला का प्रधान, कि जहां घोड़ों को बांधा जाता था, तबेला जिसको बोलते हैं, अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। इस पद पर इसे नियुक्त किया था, और अमीर वर्ग के द्वारा इसका पूर्णतः विरोध किया गया। और इसके अलावा रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर दिया गया, और 1240 के अंदर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, इन दोनों की हत्या कर दी गई, इन दोनों को मृत्यु दे दी गई, इन्हें मार दिया गया था। और रजिया सुल्तान का शासनकाल 1240 में समाप्त होने के पश्चात जो दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना था, वो था बहराम शाह। 1240 से लेकर के 1242 तक इसका शासन रहा था। एक बार रजिया सुल्तान को दोबारा से रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। इसका शासनकाल 1236 में प्रारंभ हुआ था, 40 तक रहा था। पुरुषों की तरह इसने कुबा और कुला पहनना शुरू किया था। इसने अपने शासनकाल में जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर पद पर नियुक्त किया, जो अशोकशाला का प्रधान था, और इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और कुछ ही समय पश्चात 1240 के अंदर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई। और रजिया सुल्तान के बाद अगला जो राजा बना था 1240 के अंदर, वो रहा था बहराम शाह। बहराम शाह का जो शासनकाल है वो मात्र 2 वर्ष का ही रहता है, 1240 से लेकर के 1242 तक। इसके बाद आता है बहराम शाह के बाद 1242 से लेकर के 1246 तक का जो शासनकाल होता है, वो होता है इसके अंदर मसूद शाह का। मसूद शाह का शासनकाल रहा। और 1246 से लेकर के 65 तक का जो शासनकाल था, वो नासिरुद्दीन महमूद का था। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल था। देखो, ये जो नासिरुद्दीन महमूद था, इसके ऊपर जो सर्वाधिक प्रभाव था वो एक बलबन का था। सर्वाधिक प्रभाव किसका था? बलबन का था। देखो, दिल्ली सल्तनत का शासक होते हुए भी नासिरुद्दीन की जो समस्त शक्तियां थी, वो बलबन के हाथ में थी। यानी कि यूं माने कि नासिरुद्दीन के होते हुए दिल्ली सल्तनत का शासन कौन कर रहा था? बलबन कर रहा था। और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का जो अगला राजा बना था 1265 के अंदर, वो बलबन बना था। ये जो बलबन था, ये चालीसा का सदस्य था। चालीसा या फिर चहलगानी, ये जो दल था चालीसा, जिसे 40 गुलामों का समूह कहते हैं। 40 गुलामों का समूह। इस चालीसा या चहलगानी समूह का जो निर्माण था, वो इल्तुतमिश ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि चालीसा या चहलगानी समूह का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा इल्तुतमिश। बलबन भी उन्हीं में से एक था, 40 गुलामों में से बलबन भी एक था। और बलबन ने सबसे पहले राजा बनने के पश्चात इसका पहला कार्य क्या था? इसका पहला कार्य था चालीसा का विघटन। इसने
राजा बनने के पश्चात सबसे पहले जो चहलगानी समूह था उसे समाप्त कर दिया था। इसके अलावा अगर हम बलबन की बात करें तो इसने 1265 के अंदर दिल्ली सल्तनत का राजा बना था और 1286 तक इसका शासनकाल रहा था। इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है और इसने मंगोलों का सामना करने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की थी, सैन्य विभाग का गठन किया था इसने और उसका नाम था दीवाने आरिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया है कि दीवाने आरिज विभाग का संबंध है वो है सैन्य विभाग, लेकिन इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी बलबन के द्वारा। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा अगर हम बलबन की बात करें तो इसने अपने दरबार में एक प्रथा की शुरुआत की थी, सिजदा और पाबोस। सिजदा का मतलब होता है कि अपने राजा के सामने सिर झुकाना और पाबोस का मतलब होता है उसके पैरों को चूमना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बलबन के द्वारा मंगोलों का सामना करने के लिए इसने दीवाने आरिज विभाग का गठन किया और इसने अपने दरबार में एक प्रथा शुरू की थी जिसे सिजदा और पाबोस कहते हैं। सिजदा का मतलब होता है राजा के सामने सिर झुकाना और पाबोस का मतलब होता है उसके पैरों को चूमना। इसके अलावा इसने अपने शासनकाल में रक्त और लौ की नीति भी आरंभ की थी। रक्त और लौ की नीति, इसका मतलब होता है कि अपने शत्रुओं को समाप्त करके उनके बच्चों और स्त्रियों को अपना गुलाम बना लेना, ये तो थी इसकी रक्त और लौ की नीति। और इसके अलावा इसने एक और सिद्धांत दिया था, राजतव सिद्धांत। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि रक्त और लौ की नीति किस गुलाम वंश के शासक ने दी थी, तो आ जाएगा बलबन। राजतव सिद्धांत किसका था? वो भी बलबन का था। बलबन का कहना था कि जो पृथ्वी पर जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में होता है, ईश्वर के समान होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि राजा के पास जो समस्त शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां ईश्वर के द्वारा ही उन्हें दी जाती हैं। और इसके अलावा जो राजा होता है वो क्या करता है, वो अन्य किसी अपने से निम्न वर्ग को देखता है तो इसे कहता है कि इन्हें हमारे साम्राज्य से दूर रखा जाए, और कहता है कि राजा के समान जो अन्य पद हैं उन पर उच्च वर्ग के लोगों को ही नियुक्त किया जाए। ये उसकी एक धारणा थी किसके अंदर? राजतव सिद्धांत के अंदर। उसी दौरान कुछ और 1286 के अंदर 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत होता है, जो गुलाम वंश होता है, इसके अंदर उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जो अमीर वर्ग होता है या जो तुर्क अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत की गद्दी को प्राप्त करने के लिए आपस में ही खूनी संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं, आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। और इसका फायदा उठाता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो होता है वो 1290 के अंदर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेता है और एक नए वंश की शुरुआत करता है और वो वंश होता है खिलजी वंश। कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम एक तो खिलजी वंश डिस्कस करेंगे और साथ में तुगलक वंश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे देखेंगे इनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो हम करेंगे कल की क्लास के अंदर। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।